पूरी जीएसटी एरा एंड वुड हैव टू बी लुक्ड इन। तो अब अगर ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक एग्जांपल तो मैंने डीडीए लिया है जो दिल्ली का है, बाकी नोएडा में कौन सा है? ये नोएडा भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या? सर हर जगह डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है, जहाँ पे कॉरपोरेशन है हाँ, वहां पे बना के रखा है। वहां पर बना के रखा हाँ। है। न्यू मुंबई में है सर। बिल्डिंग बनाना और बेचना। हाँ डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका काम है बिल्डिंग बना के बेचना, और कोई काम नहीं है इसका। ये समझ लीजिए रियल एस्टेट डेवलपर है ये। नहीं, वो मतलब वो सब प्लान्स वगैरह सब वहां जाते हैं अप्रूवल के लिए। हाँ, ये लीज ऑफ लैंड कर रहा है, ये सब बाकी सब काम कर रहा है। तो ऐसे ही हर एक आपके अहमदाबाद ये सब में क्या कोई उसका औडा नाम? औडा और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, औडा। अच्छा, ये मुंबई में म्हाडा है सर, माडा। म्हाडा। ओके, और नवी मुंबई में है सिडको। सिडको। साउथ साउथ मुंबई। सिडको। ओके, तो देखिए, तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग ये पहली बार जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स का लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं? पहली बार। और मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है, वो जो मिनट्स जो पढ़ रहे हैं उससे आपको क्या इंसाइट मिल रहा है, क्या कुछ भी अपना एक्सपीरियंस? सर कल जब आपने बताया था ना कि हाँ वो जीएसटी काउंसिल 52 में जो है हाँ ऑनलाइन पोर्टल पे डालने के लिए बताया गया है, हाँ। तो उस विषय में कल हम एक ऑफिसर से उलझ गए। ओके, फिर? उलझ गए इस सेंस में कि उसने जो है एसएमटी 10 मेल पे डाला था हम्म। और डीआरसी 01 भी मेल पे डाला था और अच्छा। डीआरसी 7 जो है वो पोर्टल पे डाल दिया। ओके। तो हमको इस विषय में कुछ पता नहीं चला, हम्म। क्योंकि जब पोर्टल पे डालेगा तो दो जगह मैसेज आता है, मेल पे भी और मोबाइल पे भी इंटीमेशन आता है। ठीक है। तो जब हम उनको बोले तो बोले कि आपका तो डला हुआ है, तो आप हम्म। जीएसटी काउंसिल का हमको हिदायत दे रहे हैं और चढ़ करके बात कर रहे हैं। हम बोले चढ़ के नहीं बात कर रहे, जो आप बात बोल रहे हो उसी पर हम बात किए हैं। हम्म। तो फिर जो है किसी तरह वो मतलब मानी बात को, फिर बोले ठीक है आप ला करके दीजिए, हम उसको देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है हाँ एसएमटी 10 को पोर्टल में आना जरूरी नहीं है, लेकिन डीआरसी 01 डीआरसी 07 को पोर्टल में आना मैंडेटरी है। इसका इंस्ट्रक्शन भी आया हुआ है और लॉ भी यही कहता है। लेकिन सर अगर एसएमटी 10 भी पोर्टल पे आता है तो मैसेज दोनों जगह जाएगा, अगर मेल पे आता है तो मैसेज कहीं नहीं जाता आप है, समझिए, वो जो है मेल धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है तो पता नहीं चलता उससे। हम लोग दीपक जी, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? लॉ का। तो हाँ जी। लॉ में लिखा हुआ है कि डीआरसी 1 और 7 पोर्टल में आना चाहिए। एसएमटी 10 के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उसका जो नॉर्मल वे ऑफ सर्विस है वो पॉसिबल है। अब पोर्टल में आने से क्या क्या फायदा होता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये नोटिस सेंट्रल में कि स्टेट में है सर? सब जगह है। नहीं नहीं, जो इनका सेक्टर कौन सा है? इससे कौन था अफसर आपका, सेंटर वाला या स्टेट वाला? स्टेट वाला था सर। ठीक बात। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? चलिए, तो हम लोग 52 सेकंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स कर रहे थे और हमने इसके बारे में बता ही दिया आपको, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड। स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके। इसके बाद फिटमेंट कमेटी है जो रेट डिसाइड करता है। ये रेट का कोई भी हम लोग पढ़ते नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है और बहुत बोरिंग होती है। तो ये जब कोई इशू आएगा देन वी कैन ऑब्वियसली रीड, और फिर आपको भी पढ़ना चाहिए कि ये डिसीजन पहले 12% से 18% क्यों किया गया, इसमें लिखा होगा। 18% से 5% क्यों किया गया, इसमें ये भी लिखा होगा। तो सब कुछ इसमें लिखा होगा। तो ये सारा फिटमेंट कमेटी है। कोई एग्जामिशन नोटिफिकेशन आया है तो वो एग्जामिशन नोटिफिकेशन क्यों आया है वो भी लिखा होगा। तो एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड हियर। ये हम लोग करते हैं। एजेंडा ऑन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। मुझे एक बात बताइए, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है होता क्या है? ये ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ये बेसिकली कंसंट्रेटेड अल्कोहल होता है। कंसंट्रेटेड अल्कोहल, इसमें अल्कोहल की मात्रा 80% 90% भी हो सकती है। और दिस ईएनए का जो एंड यूज है ये फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकता है, दवाई वही में या किसी फार्मा कंपनी में या कहीं भी यूज हो सकता है। तो ये जो ईएनए है इसका दो यूज है, इसको हम लोग एंड यूज बोल देते हैं। इसके दो यूज है, अल्कोहलिक लिकर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये ईएनए यूज होता है, प्लस इसका इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। तो इन्होंने जो सेक्शन 9 में जो लिखा है वो क्या लिखा है कि इसको बाहर किया है, यानी कि इसके ऊपर नो जीएसटी।
अगर ईएनए इज बीइंग सोल्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज तब जीएसटी लगेगा, लेकिन इफ दिस ईएनए इज सोल्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? वैट लगेगा और स्टेट एक्साइज लगेगा, और इस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए वैट प्लस स्टेट एक्साइज का जो रेट है वो है 5% या 12%, इस जीएसटी पे रेट है 18%, क्या होगा? हेलो, पहले जब इस पे जीएसटी लगता था ये कंफ्यूजन था, डिस्प्यूट था, कुछ स्टेट इस पे जीएसटी लगाती थी, कुछ स्टेट वैट भी लगाती थी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, कोर्ट्स में केसेस भी चल रहे थे। ये 18% जीएसटी, पहले जब जीएसटी लगता था तो 18%, अब वैट प्लस स्टेट एक्साइज 12% है, तो सबसे पहले स्टेट तो ये 12% को 18% इक्विवेलेंट करने की कोशिश करेगी। दूसरा, हर एक स्टेट अपना अपना, क्योंकि वैट भी स्टेट का मैटर है और स्टेट एक्साइज, अल्कोहलिक लिकर पे सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता है, स्टेट एक्साइज लगता है, तो इसके ऊपर भी अब इस ईएनए के ऊपर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रेट कंपटीशन होगा हर एक स्टेट में। दूसरा, करप्शन इस तरह से बढ़ेगा क्योंकि एंड यूज ऑफिसर कैसे डिटरमाइन करेगा कि ये एंड यूज इसका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या इंडस्ट्रियल यूज है, तो ये भी होगा। तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं आपके साथ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ENA for manufacture of alcoholic liquors for human consumption out of the ambit of the GST and to notify rate of 18% for the new tariff line created for ENA for industrial use। अब देखिए, ये जो अल्कोहलिक लिकर ENA फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको तो जीएसटी से बाहर कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज के ऊपर तो अभी भी जीएसटी है, तो उसके लिए एक नया रेट टैरिफ उन्होंने दिया है। वो कितना है? रेट है 18%। She stated there is also a proposal to reduce the GST rate on molasses from 28% to 5%। हो सकता है molasses are also being used for manufacture of alcohol, तो यही कारण है। The honorable member from Goa stated that the present proposal to exempt ENA is good as it will reduce the input cost for the liquor industry। ना ये क्यों कह रहा है कि पहले इसके ऊपर, इस ENA के ऊपर जो जीएसटी लगता था उसका क्रेडिट तो नहीं ले पाते थे। अब अच्छा एक बात बताइए, ये वैट और स्टेट एक्साइज का क्या अल्कोहलिक लिकर वाले क्रेडिट ले पाते हैं क्या उसका? हेलो सर, वो तो लेगा ना, वो सिस्टम तो चलता है हर जगह, क्रेडिट सिस्टम, जब तक एंड यूजर तक नहीं पहुंचता है क्रेडिट मिलता है। मतलब वैट और स्टेट एक्साइज में ये कॉन्सेप्ट है? हाँ, वो तो है। मतलब ब्लॉक क्रेडिट नहीं है कि लिकर बनाएंगे तो हम क्रेडिट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, एंड यूजर तक तो है सर। ओके, गूगल कर ले, वेदर क्रेडिट अवेलेबल स्टेट एक्साइज लेवाइड, ये तो ये सब डिस्कस हो रहा है। चलिए बात देखिए। Reduction of tax rate on molasses from 28% to 5% would also reduce the tax burden on the liquor industry. Therefore, states could increase the excise duty on liquor and also VAT on liquor finished product, and this would help them to increase their revenue. He stated that it is clear that ENA, both for industrial use and for use in manufacture of alcoholic liquor for human consumption, is under GST. तो कोर्ट्स ने भी बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक आउट ना, एंड यूज के बेसिस पे अगर आप कहते हैं इस पे जीएसटी नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या होगी? इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक आउट वेदर द ईएनए इज मेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ही ऑल्सो मेंशन दैट इन द 47th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल the fitment committee had not recommended the request for exemption of molasses on the grounds that end use based exemptions are difficult to monitor and need to be discouraged, and the council had accepted the recommendation of the fitment committee. Thirdly, net importing states like Tamil Nadu stand to lose if supply of ENA for manufacture of alcoholic liquor is kept outside the ambit of GST। ये क्यों लिख रहे हैं? तमिलनाडु इंपोर्ट करेगा ENA, he will stand to lose। Why it is saying so? Anyone? देखिए मैं बता, मतलब ज्यादा सेल होगा ना जीएसटी वाला, कंजम्पशन वाला। अच्छा, मान लीजिए यूपी से तमिलनाडु, मान लीजिए ईएनए पे जीएसटी लग रहा है, तब क्या होता होगा? यूपी टू टीएन तमिलनाडु बिकता होगा, फिर वो जीएसटी से बाहर हो जाएगा, तो फिर कॉस्ट बन जाएगा। यूपी टू तमिलनाडु बिका तो ये अपने वन में जीएसटीआर 1 में सप्लाई दिखलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु दिखलाएगा, क्योंकि जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन, तो ये जीएसटी का आधा पैसा तमिलनाडु को मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? हेलो यस सर। यस सर, मिलेगा। अब अगर जीएसटी में अगर वैट और एक्साइज लगता है, वैट प्लस एक्साइज, अब यूपी से तमिलनाडु अगर बिकता है तो कौन सा टैक्स लगेगा?
आईजीएसटी तो लगेगा नहीं ना, जीएसटी तो खत्म हो गया अब इस पे। जीएसटी लगेगा सर, जीएसटी जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 2%। 2% सर। और ये ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन है, तो इसका यस सर। पैसा किसको मिलेगा? इस टैक्स का पैसा कंज्यूम तमिलनाडु में हो रहा है, लेकिन पैसा किसको मिलेगा? यूपी को मिलेगा सर। यूपी को मिलेगा। तो तमिलनाडु स्टैंड टू लूज। लेकिन जब जीएसटी था तो ये पैसा फ्लो कहाँ हो रहा था? जब जीएसटी था तो ये पैसा कहाँ फ्लो हो रहा था? जीएसटी सप्लाई तमिलनाडु, तमिलनाडु। नहीं था तो तमिलनाडु को ही मिल रहा था। यस और नो? यस। इसके बाद तमिलनाडु में जब बिकेगा अल्कोहल तो वैट प्लस स्टेट एक्साइज, उसका रेवेन्यू किसको मिलेगा? तमिलनाडु को मिलेगा। और तमिलनाडु ये कह रहा है कि ये जी, अब एक बात बताइए, जब जीएसटी था तो यहां से यहां फ्लो किया, इसका जीएसटी का पैसा भी तमिलनाडु को मिला, और फिर इस ईएनए से जो अल्कोहल बना उसका पैसा भी किसको मिला? तमिलनाडु को मिला। तमिलनाडु को मिला। तो ऑब्वियसली ये पैसा तमिलनाडु लूज कर रहा है। देयर स्टडी एस्टिमेट्स द लॉस ऑफ ₹35 crore. He requested that ENA may be brought within the ambit of GST. He stated that reduction rate of GST on molasses from 28% to 5% will have a huge impact on the revenues of the states to the tune of 92 crore per annum. Therefore, Tamil Nadu was not agreeable to the proposal. The secretary clarified that there was no specific entry for ENA and that currently it is taxed under the residual category. In the pre-GST era, there was no excise duty on ENA meant for manufacture of alcohol. He further stated that it is a pro-state measure and the center was in fact conceding the revenue arising out of GST on ENA to the states. यह सेंटर भी तो लूज कर रहा है GST 50%, which अब वो जो 50% लूज कर रहा है वो सारा पैसा किसको चला गया? ईच स्टेट को चला गया जो भी ENA प्रोड्यूस कर रहा है, which would then enable states to impose higher taxes in the form of excise duty and VAT on alcohol, the end product, as already mentioned by the honorable member from Goa. The council is not clarifying whether VAT can be imposed on ENA meant for use in production of alcohol for human consumption, as the council is not empowered to decide the same. So obviously council VAT और excise थोड़ी decide करेगा. The present proposal is not to impose GST on ENA meant for use in manufacture of alcoholic liquor for human consumption, which would enable the states to impose higher tax on end product. Further, molasses is not an end product but an input for manufacture of alcoholic liquor for human consumption. The reduction of rates on molasses is also a pro-farmer measure. This step will increase liquidity with mills and enable faster clearance of cane dues to sugarcane farmers. This will also lead to reduction in cost for manufacture of cattle feed, as molasses is also an ingredient in its manufacture. He stated that only alcohol for human consumption was out of the preview of GST and ENA is not alcohol meant for human consumption. Therefore, although the council has power to levy GST on ENA as per the order of Allahabad High Court, which is buttressed by the opinion of the learned AG, the same would be kept outside the purview of GST by amending the law. He stated that the constitution gives the council power to levy GST on ENA, but it is for the council to decide whether they want to tax or. अब बड़ा सोच के देखिए, हम लोग जीएसटी में बैकवर्ड्स जा रहे हैं। आज ENA मेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में बोला, उसको सेक्शन 9 से हटा दिया। ऐसा कोई और प्रोडक्ट आएगा? पेट्रोलियम लेके आने की बात है जीएसटी में, रियल एस्टेट को जीएसटी में लेने के आने की बात है, वो सब आया नहीं, और कुछ एक प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर चला गया, दैट इज ENA। इनको करना नहीं चाहिए, रहने देते। क्या लग रहा है आपको? मतलब इट इज सेटिंग ए रॉन्ग डायरेक्शन और कुछ नहीं। एनीवन, एनी ओपिनियन? तो स्टेट रेडी नहीं हो रहे अपनी रेवेन्यू घुमाने की। क्या क्या फिर से कहीं नहीं ला पा रहे। अच्छा, पेट्रोलियम पे और अल्कोहल पे एग्री नहीं हो रहे। तो बहुत बड़ी रेवेन्यू आती है इसलिए स्टेट्स को। ओके, मतलब कोर डिसाइडिंग फैक्टर इज ओनली रेवेन्यू। तमिलनाडु इसीलिए अपोज कर रहा था क्योंकि सर रेवेन्यू नहीं आ रहा। चलिए, he stated that only alcoholic liquor meant for human consumption had been kept out of purview of GST and the content of alcohol in ENA, which is 95%, makes it clear that it is not alcohol meant for human consumption. ये इसका हम लोग सर्कुलर हमने पढ़ा हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार और रिवीजन के लिए। The council approved the issue of clarification as recommended by the fitment committee, and that where electricity was being supplied by the RWS or real estate owner as a pure agent, the same would not form part of the value of supply.
The council also approved the recommendation that a resident welfare association or real estate owner or developer etc. should be deemed to be pure agent. अब जब deemed लिख दिया तो इसका मतलब बाकी condition satisfy हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. For the said purpose, as long as it charges for electricity on actual basis, the amount payable to electricity distribution company or electricity supplier. अच्छा, ये मैंने रेड इसलिए किया, डेफिनेशन ऑफ पर्सन में गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी नोटिफिकेशन में डिफाइंड है. अब मुझे एक बात बताइए, ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीडीए, रेरा, आर दे दिस डीडीए इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी? और गवर्नमेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन ये है कि अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें 90% का इक्विटी है या फिर इट इज सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, देन इट इज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी. करेक्ट है? मैं एक बार गवर्नमेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन निकालता हूं. सर इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोल सकते हैं. रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट आता है ना, पोस्ट डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में. इसको अर्बनाइजेशन के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है उन्होंने. अब देखिए, गवर्नमेंटल अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी और ए बोर्ड or any other body set up by an act of parliament or a state legislature or established by any government with 90% or more participation by way of equity or control to carry out any function entrusted to municipality under article 243W of the constitution or of a panchayat of the constitution. तो अब मुझे एक बात बताइए, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए नोएडा में, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट which is doing the function of municipality. हाँ, तो हम लोग तो ये मानते थे कि डीडीए इज ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी. हाँ तो है. इज रेरा ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी? तो एक बार ये मिनट्स पढ़ते हैं. रेगुलेटर है. हाँ. Just like SEBI. The secretary clarified that the issue of whether an urban development authority is a governmental authority or a local authority is a separate agenda which has been deferred by the fitment committee. यानी कि ये मतलब जीएसटी काउंसिल में जो फिटमेंट कमेटी ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही. Now why it is important? अगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एज ए लोकल अथॉरिटी तो उसको बहुत सारे एग्जाम्पशन है. अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी है तो एग्जाम्पशन, उसको आरसीएम, उसके सर्विसेज पे क्या क्या लगेगा. यस, आरसीएम का भी केस आ जाता है. बहुत कुछ चेंज हो जा रहा है. Council may decide the same after the fitment committee has examined and given its recommendations on the issue. He stated that there was a difference in the way entities such as government, governmental authorities, public authorities, local bodies, etc. and other entities were taxed, and similarly there is a disparity in taxation of goods and services being supplied to such bodies. He stated that this was inherited from pre-GST era and would have to be looked into. तो अब अगर ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक एग्जांपल तो मैंने डीडीए लिया है जो दिल्ली का है, बाकी नोएडा में कौन सा है? ये नोएडा भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या? सर हर जगह डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है. जहाँ पे कॉर्पोरेशन है हाँ, वहां पे बना के रखा है. वहां पर बना के रखा है. न्यू मुंबई में सर. बिल्डिंग बनाना और बेचना. हाँ, डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका काम है बिल्डिंग बना के बेचना, और कोई काम नहीं है इसका. ये समझ लीजिए रियल एस्टेट डेवलपर है ये. नहीं वो मतलब वो सब प्लान्स वगैरह सब वहां जाते हैं अप्रूवल के लिए. हाँ, ये लीज ऑफ लैंड कर रहा है, ये सब बाकी सब काम कर रहा है. तो ऐसे ही हर एक आपके अहमदाबाद ये सब में क्या कोई उसका नाम? औडा और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, औडा. अच्छा, ये मुंबई में म्हाडा है सर. म्हाडा. और नवी मुंबई में सिडको. साउथ मुंबई. सिडको. ओके. तो देखिए So this urban development. आपके पास आरसीएम का अगर नोटिस आ जाता है, अगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी मानते हैं तो आरसीएम का नोटिस आ जाएगा. यस अन्वेश, क्या कह रहे हैं आप? This urban development authority is an extension of municipality. So it is the responsibility of the state government to develop the state in a similar fashion. But there are some areas that require special attention. So for those areas they set up urban development authorities. So मान के चलिएगा कि for my state, let us say Karnataka, to develop Karnataka equally is the responsibility of the state. But they feel that some places like Bangalore or Mangalore or Belgaum, Hubli, these are some special areas that require more attention. So in those areas they set up urban development authorities. So they go hand in hand. एक म्युनिसिपैलिटी भी है जो बाकी का एरिया देखता है, एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है जो एक स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द स्टेट को देखता है. तो जब भी हम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट पढ़ते हैं वो बोलता है कि
it has an overriding effect on Municipalities Act. Every state will have their own respective Municipalities Act. जैसे कि कर्नाटका में there is Karnataka Municipalities Act 1964, and then there is a Karnataka Urban Development Authorities Act 1987. तो they say that जब भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक एरिया के लिए सेटअप है, दैट ओवरराइड्स द म्युनिसिपैलिटी, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन म्युनिसिपैलिटी का काम क्या है या अर्बन डेवलपमेंट का क्या काम है. सो इट इज स्क्वेयरली कवर्ड अंडर 234W का जो पावर है उसमें कवर है. एंड जब भी हम सीरियल नंबर 4 पढ़ते हैं, सीरियल नंबर 4 ऑफ 12/2017 जो एग्जेम्पशन देता है, वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अथॉरिटी को एग्जेम्पशन देता है. इट सेज इट इज अ गवर्नमेंट. जब भी हम सीरियल नंबर 4 पढ़ते हैं 12/2017 का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, वो बोलता है कि एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन रिलेशन टू द फंक्शंस दैट इज इंटरेस्टेड अंडर 234W, इट इज प्योरली एग्जेम्प्ट. तो कंफ्यूजन ये आता है कि जब भी जो भी हम नोटिसेस अब रिसीव कर रहे हैं, नोटिसेस क्या कहता है कि जब भी आप आपका साइट को लीज करते हैं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज डू नॉट हैव द पावर टू सेल एनीथिंग टू द जनरल पब्लिक. मान के चलिएगा कि मैं एक हॉस्पिटल हूँ, मुझे एक लैंड चाहिए, आई विल अप्रोच अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, दे विल लीज इट टू मी. इफ आई वांट टू सेट अप लेट अस से सम कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, वो मैरिज हॉल सेटअप करना है, मैं फिर भी जाके उन लोगों से एक साइट लीज में लेता हूँ. नाउ द क्वेश्चन इज, डिपार्टमेंट सेज दिस लीजिंग एक्टिविटी ऑफ दिस सिविक कम्युनिटी साइट, ये जो है ये 234W के नीचे नहीं आता है. जब भी आप लैंड को कन्वर्शन करते हो, रेसिडेंशियल यूज से कमर्शियल करते हो, कमर्शियल से रेसिडेंशियल करते हो, दिस इज 234W बिकॉज लैंड यूज इज स्पेसिफिकली रिटन देयर. लेकिन जब भी ये मैरिज हॉल को आप लीज में देते हो, जब भी आप हॉस्पिटल का एरिया को लीज में देते हो, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर 234W. सो दिस इज द कोर इशू एज फार एज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इज कंसर्न. ओके ओके. अच्छा अरविंद जी, यस सर. ऐसा हो जाएगा यस सर. that the लीजिंग इज ए सप्लाई. हाँ, तो किसको वो जो रेंट मिलेगा, आरसीएम लगेगा कि या फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? नहीं वो तो डिसाइड होगा ना, वो है क्या बेसिकली, लोकल अथॉरिटी है या नहीं है. एक मिनट जिनेश जी, अरविंद जी आपका जो एक केस था जो आ रहे थे, वो नहीं अभी वो लोग कुछ नहीं किया सर, बट दैट नोटिस वाज देयर. दे हैव इशूड दैट इलेक्ट्रॉनिक सिटी corporation has to pay that units in the electronic city development area should pay the reverse charge tax. That notice is issued by this DGDA people. नहीं, what was the name of the authority? Authority is this Electronic City Industrial Development Corporation. Electronic City Industrial Development Authority है ना? हाँ, corporation, Electronic City Industrial Development Authority, correct. Okay. Now LCA or LCTA. Okay. Now this Electronic City Industrial Development Authority is a urban development authority? Yes sir. Now if it is an urban development authority, now if it is a local, if it is decided that this is a local authority, then RCM will come. If it is decided it is a no, it is a governmental authority, then RCM won't come. Sir, that 234W scope, if it is covered in that, RCM will not come. If it is out of that 234W scope, then it will come. For example, for these people, security services were provided and other like traffic management control services were provided. For that, they are demanding RCM. नहीं वो तो मुझे समझ में आ गया. What I am saying that if this issue, what they are writing, a development board constituted under this government है, कहाँ आएगा ये local authority में? पंचायत, municipality, cantonment board, regional council, a development board, इसमें आएगा क्या? ये लोकल अथॉरिटी कैसे मान रहे हैं इसको? Sir, for somebody to be a local authority, the primary requirement is they need to have their own fund, separate fund. Yes, correct. Yes sir, these people were given the authority of collecting the taxes. अच्छा, they were given the authority to collect the tax. Yes. They were managing entire electronic city of Bengaluru is managed by them. नहीं, tell me one thing, that authority which you are saying electronic city authority, we are saying it is a local authority. The department is also saying it is a local authority, but whether it is panchayat, municipality, और इसमें लिख रहा है कि with the control or management of the municipal or local fund, cantonment board, regional council or district council to the 6th schedule to the constitution. ये तो मुझे लगता है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न वाला है ये सारा. और एक डेवलपमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल, इसमें कहाँ फॉल कर रहा है वो लोकल अथॉरिटी?
Okay, okay, okay. Sir, I have sent a notice. I will share the notice again. There it is more specifically given. हाँ 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 हाँ, Okay, yes, they have defined also, correct, correct. तो सर I, खोलिए ना, अगर आ गया तो देख लीजिए। I will share it, sir. 10 minutes. ठीक है. The honorable member from Andhra Pradesh stated that there are 4 categories, namely government, governmental authorities, local government and government entities. तो ये government तो ठीक है, डिफाइंड है, लोकल गवर्नमेंट भी डिफाइंड है बाय वे ऑफ लोकल अथॉरिटी, लेकिन ये गवर्नमेंटल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज आर डिफाइंड इन नोटिफिकेशन. Pure definition of local government includes only panchayat, jila parishad, municipalities, etc. The urban development authorities come under governmental authority, therefore this had to be read with separately. The secretary stated that there was a request from DDA to clarify whether they were governmental authority, and once the same is decided, the same will be clarified for other bodies of similar nature. He informed that there was an agenda for deciding on the same, which had been deferred by the fitment committee, and when the same was decided, the present issues being raised by the honorable members would be resolved. तो अरविंद जी को चाहिए कि जब तक ये चीज डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसको पेंडिंग रखा जाए, पेमेंट ना किया जाए. अच्छा अच्छा सर, फिर से बताइए सर. मैं आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर द नोटिस. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता वेदर योर अथॉरिटी इज गवर्नमेंटल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी, keep the, if it is decided it is a governmental authority, then RCM will not be applicable until unless it is decided as local authority. So this issue is pending with the fitment committee. Let it be decided. Okay, okay, पेंडिंग रखा जाए ना. okay, understood. क्यों पेमेंट किया जाए? अगर पेमेंट करना ही है, इंटरेस्ट का मीटर को रोकना ही है, तो पे अंडर प्रोटेस्ट, एंड अदरवाइज इट इज RCM, यू आर पेइंग फ्रॉम ओन pocket. Therefore, doctrine of unjust enrichment is not applicable. You should get the refund also. Okay, ये पढ़ते हैं. अच्छा, ये जो रेलवे से अगर आप कोई सर्विस लेते हैं तो वो फॉरवर्ड चार्ज में या RCM में है? सर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू आर टेकिंग. यस. तो कौन सा सर्विस ऑफ रेलवेज विल बी इन अंडर RCM? ट्रांसपोर्ट वाला, टिकट वाला जो है फॉरवर्ड होगा. हाँ, फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन सारा फॉरवर्ड होगा. हाँ, तो कौन सा इंटरनल लोग उनका कुछ जगह लेते हैं, आप फिर यूज करते हो, रेंट जैसा वगैरह देना पड़ता है. फिर अपना कुछ क्या बोले, प्रॉपर्टी IRCTC वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया है फूड लाइसेंस का. क्या 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 वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कैटरिंग वाला. अच्छा अच्छा, करेक्ट करेक्ट. वो RCM में जाएगा शायद. तो एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इसको छोड़ के रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इनको छोड़ के बाकी सब RCM में. अब रेलवे ये कहता है कि सारा सर्विस रेलवे को आप फॉरवर्ड चार्ज में ले आइए, ऐसे भी हमें क्रेडिट मिलना ही है. जॉइंट सेक्रेटरी देन प्रेजेंटेड द नेक्स्ट एजेंडा आइटम व्हिच वाज a request to bring supplies made by Indian Railways under forward charge mechanism from the existing reverse charge mechanism. She informed the council that presently only the transportation of goods and services provided by railways is under forward charge, and other services such as grant of catering service license, renting of immovable properties, and sale of used and old goods, etc. under reverse charge mechanism. She further informed that this was leading to blockage of ITC and has resulted in railways accumulating substantial credit. She stated that the fitment committee had recommended that all goods and services supplied by Indian Railways may be brought under forward charge. अच्छा, एक बात बताइए, ये एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट हो कैसे रहा रेलवेज का फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज अगर है तो? इंडियन रेलवेज IRCTC को टिकट का कलेक्शन में फॉरवर्ड. हाँ, IRCTC को कैटरिंग लाइसेंस दिया, ठीक है. तो ये RCM में पे किया IRCTC और इसका क्रेडिट ले लिया, करेक्ट? ठीक है. ये RCM है. हाँ, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज होता हाँ, तो क्या होता? इंडियन रेलवेज IRCTC फॉरवर्ड चार्ज में इससे टैक्स कलेक्ट करता. यस सर. तो इसका आउटपुट टैक्स बनता, और इसके पास जो एग्जिस्टिंग ITC पड़ा हुआ है वो इसके साथ यूटिलाइज होता. अभी क्या हो रहा है कि ये वाला जो इंडियन रेलवेज की कैटरिंग वाला RCM में आ गया, तो ये पे करके इसका क्रेडिट क्लेम कर रहा है. उसको ऐसे भी क्रेडिट मिलने वाला था फॉरवर्ड या RCM में. हाँ, यहाँ पे इनको टैक्स का कॉस्ट बन जा रहा है सबका. हाँ, और इसका ITC जो पड़ा हुआ है, इतना आउटपुट टैक्स होगा नहीं. वो ITC बना ही नहीं सकता, उसका कॉस्ट ही बनता है पूरा, ताकि प्रॉफिट कम हो जाता है डिपार्टमेंट. IRCTC का नहीं, इंडियन रेलवेज की बात कर रहा हूँ. इनके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, हाँ हाँ हाँ, सारे के सारे उनके कॉस्ट बन जा रहे हैं.
अगर उनको क्रेडिट ले सकते तो फिर वो क्या करते हैं कि खाली क्रेडिट लेके खत्म कर देते, फॉरवर्ड चार्ज में सेट ऑफ कर लेते। एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा होता होगा कि आईटीसी बहुत ज्यादा हो गया होगा। ITC, sir, as per the norms, when they are not getting ITC, they will not park the separate receivable. ओके, So that profit is been ऐसा है। ठीक है। She further informed that this was leading to blockage of ITC and has resulted in railways accumulating substantial credit. She stated that the fitment committee recommended that all goods and services supplied by Indian Railways may be brought under forward charge. She further stated that certain exemption on services supplied by government, which included Indian Railways to individuals, unregistered business entities having turnover below the registration threshold, services valued at rupees 5,000 or less, have been given so as to ensure that individuals or small unregistered businesses are not required to take registration to pay GST on them under RCM. Similarly, services by central government, state government, union territory or local authorities to another central government, state government, union territory or local authority have been exempted as services supplied by central government, state government, union territory have been exempted as services. बार-बार क्यों आ रहा है? सर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ही है। Similarly, services by central government, state government, union territory or local authority to another central government, state government, union territory or local have been exempted as services. कुछ गड़बड़ है। लाइन रिपीट हो रही है। 5.6. Similarly, services by central government, state unity and local to another central. यहाँ भी लाइन रिपीट होने दीजिए, अब क्या कर सकते। She stated that if the council were to decide tax all goods and services supplied by Indian Railways under forward charge, Indian Railways may be excluded from the above exemption. Otherwise, it would defeat the purpose of bringing all supplies of Indian Railways under forward charge mechanism. Accordingly, it was recommended by the Fitment Committee that all goods and services supplied by Indian Railways may be brought under forward charge. Indian Railways may be excluded from aforesaid exemptions. Okay. लेकिन इसका कोई अमेंडमेंट तो आया नहीं, मेरे पास तो नजर नहीं आ रहा। किसी को कोई आइडिया? आ गए सर लगभग। तो मैंने किताब में अपडेट क्यों नहीं किया है? आया होता तो हमने किया होता, आ तो गया होगा, निश्चित आया होगा, लेकिन हमने किताब में अपडेशन क्यों नहीं किया है? हाँ, ये रहा, 5,000 का एग्जेम्पशन हटाया और थ्रेशोल्ड लिमिट वाला भी हटाया होगा। मुझे आरसीएम का चैप्टर को ना दोबारा लिखना। ये रहा, यहाँ से भी एग्जेम्पशन हटाया, आरसीएम वाला कहाँ हटाया? ये जो लिखा है यहाँ पर, अच्छा ये रहा आरसीएम पे, हाँ कर दिया। ठीक है सारा है। She stated that these were of technical nature as there were certain entries under services which refer to actionable claims. The GST Council has decided to tax specified actionable claims as goods. Lottery is goods. She said that recommendation was to revise those entries so that they were in line with Council's decision to tax the specified actionable claim as goods and also to make consequential changes in entries in the scheme of classification. ये जो ऑनलाइन गेमिंग ये सब को एक्शनेबल क्लेम है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। मैं दिखलाता हूँ, रुकिए, पेज 6। सर ये बुक आपकी कब तक अपडेट हो गई है, किस डेट तक? आज तक। ये कौन सा पेज है? 26। नो सप्लाई 12। ये देखिए, actionable claims other than specified actionable claims. Specified actionable claim means the actionable claim involved in or by way of betting, casinos, gambling, horse racing, lottery और online money gaming. ये सब के ऊपर वो टैक्स लगा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग डिफाइन किया, ऑनलाइन मनी गेमिंग डिफाइन किया, वर्चुअल डिजिटल एसेट डिफाइन किया। एक्चुअल क्लेम का मतलब तो यहाँ लिखा ही हुआ है। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर लैंड को 99 ईयर्स के लीज पे देता हूँ, इट विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड और लीज ऑफ लैंड? तो लीज ही रहेगा सर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओनरशिप ट्रांसफर हो नहीं रहा है तो, लेकिन आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये सब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ लीजिंग ऑफ लैंड ऑफ मोर देन 12 ईयर्स या कुछ एक, इट विल बी ट्रीटेड एज, सर फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। या फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, करेक्ट। तो अब कई कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं कि भैया ये लीजिंग ऑफ लैंड ऑफ 99 ईयर्स को सेल ऑफ लैंड मानो और शेड्यूल 3 में इट विल बी ट्रीटेड एज नो सप्लाई, जीएसटी नहीं लगेगा। Joint Secretary then presented the issue regarding request to clarify that sale of land includes assignment of leasehold rights in such land and stated that Fitment Committee examined the issue and recommended that the request be not exceeded to, because sale of land and assignment of leasehold rights are not one and the same thing, and the question of lease of land being covered under entry 5 of Schedule 3, which deals with sale of land and building, does not arise. She stated that the agenda was also discussed in the officers meeting and no objections were. मतलब लीजिंग पे जीएसटी लगेगा और क्या? हाँ बस।
फिर exempts long term lease of industrial plots by state government, industrial development corporation or undertaking etc. but does not cover reassignment or subleasing of leasehold rights of land by the lessee. She further stated that the fitment committee did not recommend any change but recommended referring the issue of whether ITC of leasehold land would be available to the law committee for examination. आईटी तो मिल जाएगा ना, आईटीसी मिलना चाहिए। तो मैंने आपको लीज पे दिया एग्जाम्प्ट है, लेकिन फर्दर सब लीज कर रहा हूं तो वो एग्जाम नहीं है। तो अगर जीएसटी लगेगा तो आईटीसी मिलेगा, तो यस मिलना चाहिए। The secretary stated that presently ITC is not available on reassignment and the officer's view was that ITC should be available in such cases and further stated that the issue regarding availability of ITC would be examined by the law committee at the earliest and would be brought before the council in the next meeting। अब देखिए इसको रेड इसलिए किया, रेरा whether GST is applicable on the statutory collection made by RERA. The honorable member from Maharashtra suggested that RERA authority should also be considered while deciding the issue. Honorable chairperson clarified the agenda was deferred and RERA authorities would be consulted. अब मुझे एक बात बताइए, रेरा जो फीस कलेक्ट कर रहा है उस पर जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ना आरसीएम है ना सर, रेरा आरसीएम होगा, आरसीएम हाँ जीएसटी लगेगा तो आरसीएम एफसीएम फिर तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले जीएसटी लगना चाहिए, लगता है लगना भी चाहिए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आ गया है कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, तो फिर तो हर एक स्टैट्यूटरी फीस के ऊपर तो जीएसटी लगेगा। चलिए, और नेक्स्ट इसके जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि रेरा इज लोकल अथॉरिटी और नॉट, तो ये डिसाइड हुआ ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। 53rd में पढ़ेंगे। तो सर रॉयल्टी पर अब जीएसटी जमा करना पड़ेगा? यस, ये कोई खास है नहीं, वैसे मैंने रेड तो किया हुआ, लेकिन बस इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये जो क्रूज शिप होती है इसका ये इंडियन रजिस्टर्ड होती है, फॉरेन रजिस्टर्ड होती है क्रूज शिप? वो दोनों हो सकता है ना सर, इंडिया चल रहा है और कभी कभी बाहर की शिप कुछ समय के लिए 2 महीने के लिए इंडिया आएगी और इंडियन वाटर्स में ही मुंबई से गोवा, फिर गोवा से मुंबई, या फिर मुंबई से हाई सीज, फिर हाई सीज से फिर मुंबई, ये 2 महीने ऑपरेट करती है फिर चले जाती है। तो ये जो शिप्स हैं ये फॉरेन शिप्स हैं बट ऑपरेटिंग इन द इंडियन वाटर्स, करेक्ट है? यस यस। ना फॉरेन शिप्स इफ ऑपरेटिंग इन द इंडियन वाटर, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? शी स्टेटेड दैट द एजेंडा पर्टेन टू ए प्रपोजल टू exempt foreign flag foreign going vessels from IGST levy when they convert to coastal run vessels and operate in coastal waters। तो ये फॉरेन फ्लैग फॉरेन गोइंग वेसल है, लेकिन आज 2 महीने ऑपरेट करेंगे फिर तो फॉरेन चली जाएगी, बट दे आर ऑपरेटिंग इन कोस्टल वाटर्स। For granting permission for a cruise ship to remain and sail as a foreign run vessel and considered as a conveyance during its deployment in Indian waters. She stated that presently all goods vessels ships imported under lease attract nil GST. However, those foreign vessels that do not enter into a lease arrangement will have to pay 5% GST on full value of the vessel। आप समझ रहे हैं? 2 महीने के लिए ऑपरेट करेगा, लीजिंग हुआ नहीं है, सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, तो उसको 5% IGST ऑन फुल वैल्यू ऑफ द वेसल देना है। इट इज एज गुड एज इंपोर्टिंग द होल वेसल टू इंडिया, करेक्ट है? समझ क्या कॉन्सेप्ट में 5% जीएसटी लग रहा है कि आप आए 2 महीने इंडिया में ऑपरेट किया, लीज नहीं किया, लीज होता तो हम एग्जाम कर देते, लेकिन आप खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको फुल वैल्यू ऑफ वेसल पे 5% IGST देना पड़ेगा। शी फर्दर इन्फॉर्म द काउंसिल दैट सिंस फॉरेन वेसल्स were not registered under GST law, they were not eligible for ITC, leading to huge operational cost for them, which goes against the idea of promoting tourism। अगर ये 5% ऑफ IGST देने के लिए तैयार है, लेकिन ये 2 महीने ऑपरेट करेंगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया, एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ले लेता तो शायद हो जाता। अब देखते हैं ये आगे क्या कह रहे हैं। शी रेफर्ड टू द स्पेसिफिक केस ऑफ द क्रूज शिप कोस्टा सेरेना, ये इटालियन शिप है, ये 2023 में आया था। एज रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग विच वुड हैव टू कन्वर्ट टू कोस्टल रन फॉर ऑपरेटिंग द क्रूज इन कोस्टल एरियाज, मुंबई, गोवा, मुंबई, कोची, लक्षद्वीप, and they would be operating in coastal waters for 2 months। She further stated that since the cruise ship operator did not intend to enter into a lease arrangement, they would be liable to pay IGST of 5% on the value of the vessel upon conversion to coastal run। The proposal was to exempt foreign flag, foreign going vessel from levy of IGST, subject to the condition that they reconvert to foreign going vessel within a period of 6 months। वही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो पीरियड है उसी में आ गया। चलिए, और एग्री हो गया। अच्छा, ये जो पान मसाला, गुटखा, ये सब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर आपको जीएसटी का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? मिलेगा ना।
और रूट क्या होगा, एलयूटी या टैक्स पेड, दोनों हो सकता है सर। यही रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ उन्होंने, दोनों नहीं हो सकता, सिर्फ एक होगा। तो इन्होंने नोटिफिकेशन 1/2023 लेके आए थे, जहां पर उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ये सब डाल दिया, बोला कि इनको सिर्फ एक ही रूट मिलेगा, वो एलयूटी का रूट मिलेगा। तो पहले लैंग्वेज इस तरह से लिखी थी, ये लैंग्वेज लिखी थी 6 में कि एज द ऑल गुड्स और सर्विसेज, एज द क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच में बी एक्सपोर्टेड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड ऑन सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विस में क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स सो पेड एक्सेप्ट 6 बोले तो कौन सा 6 में लिखा है सर? ये रहा जो चेंजेस हुआ नोटिफिकेशन में, एक्सेप्ट दीज गुड्स, इनको एलयूटी के रूट से ही जाना है। तो इन्होंने अब पान मसाला गुटखा में अगर एससीजेड में सप्लाई कर रहा हूं तो मैं टैक्स पेड के रूट से जा सकता हूं। हेलो, तो इन्होंने अमेंड किया, बोला भैया ये एक्सपोर्टेड ही नहीं है, इसमें एससीजेड सप्लाई भी कवर्ड है। तो उसी का ये डिस्कशन हुआ पूरा। इतना क्लमजी कर दिया इन लोगों ने। हाँ, इतना ज्यादा चेंजेस है। छोटे छोटे वाले तो क्या क्या जो डेली नहीं पढ़ रहा है वो तो रो देगा बेचारा। वो पेमेंट वाला तो आई लफड़ा हो ही गया ना, लाइसेंस वाला। ब्रांड कौन सा? कंसेशनल रेट से जो बाइंग करते हैं और फिर विद पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, विद पेमेंट ऑफ टैक्स का जो एक्सपोर्ट पे चले गए, हाँ, उधर आया उसमें फंस गए ना, बहुत सारी डिमांड रेस हो गई सबको। मर्चेंट एक्सपोर्टर वाला ना? नहीं, मर्चेंट एक्सपोर्ट वाला परचेस, हाँ। और फिर उन्हें उनके मतलब बहुत खतरनाक कर दिया उन्होंने। रूल 96 जो थे 10 में रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था, सर्कुलर निकाले। अच्छा, आपको एक याद है, मैं एक सवाल करता था, अनिमेश है कि नहीं? यस सर। हाँ, अनिमेश वो स्टेट टैक्स ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर होगा या असिस्टेंट कमिश्नर होगा। मैंने आप लोग से भी वही सवाल किया था। उस अफसर वो अफसर से जब सवाल किया, अफसर उछल गया, बोलता है ये क्या उल्टे सीधे चीजें बता रहे हैं। मैंने आप लोग से जो सवाल किया था कि अगर आप झारखंड से मुंबई जाएंगे, मुंबई के किसी दुकान में आप अगर चॉकलेट खरीदते हैं और चॉकलेट को वहीं कंज्यूम कर लेते हैं, मुंबई की दुकान में खड़े खड़े कंज्यूम कर लेते हैं, इस आईजीएसटी लगेगा या C+S लगेगा? C+S। झारखंड, ये महाराष्ट्र। यहाँ पे तो वो नहीं बनता है कि वो वहाँ चॉकलेट खा लेगा और झारखंड का रेसिडेंशियल एड्रेस देगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, कंजम्पशन कहाँ गया वो इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा एड्रेस अवेलेबल है तो फिर तो झारखंड को होना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पे नहीं पेमेंट कर रहा है। यस, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बार बार ये कहा, जिस स्टेट से पैसा निकलता है, जो स्टेट पैसा खर्च कर रहा है, उसी स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। करेक्ट, यही तो कॉन्सेप्ट था। इसीलिए हमने एक रूल 46F बताया था, जहां पर अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा है तो उसमें इनवॉइस में उसको एड्रेस लिखना जरूरी है। करेक्ट। अब देखिए वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। वो अफसर मानने को तैयार नहीं था, मैं क्या कर सकता हूं। आज आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, मतलब मोबाइल पे ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू कहां मिलना चाहिए? सप्लायर की जगह मिलना चाहिए या रिसिपिएंट का जगह मिलना चाहिए? रिसिपिएंट को। तो रिसिपिएंट के स्टेट को तो तब मिलेगा जब रिसिपिएंट का एड्रेस कैप्चर किया जाए। ऑनलाइन गेमिंग वाज कंसर्न ए प्रॉपर मैकेनिज्म बी डिजाइन्ड सो एज टू कैप्चर द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ ए यूजर और प्लेयर। अब वो देखिए, वो स्टेट का कौन सा स्टेट है, बिहार का स्टेट का बोल रहा है कि हम लोग तो पैसा ही नहीं मिल रहा ऑनलाइन गेमिंग का। बोला क्योंकि यूजर का एड्रेस ही कैप्चर नहीं हो रहा है। यस सर, C+S बोल रहे हैं देने के लिए लोग। He raised his concern over the place of supply in such cases where user player of online games goes out of the state। अब देखिए ये बाहर, मान लीजिए मैं गोवा जाके कैसीनो खेलता हूं, तो मुझे जब तक वो एड्रेस मेरा नहीं पूछेगा तब तक कैप्चर ही नहीं होगा। And plays online games, then the state to which a user player belongs to loses the revenue while the other state gets the benefit. He therefore suggested that the mechanism should ascertain verify the actual permanent place of residence of the user player. He stated that small and underdeveloped states would be losing the revenue. इसीलिए इन्होंने रूल 46F में चेंजेस लेके आए। The honorable chairperson stated that it was not legal to consider the consumer user player's original place of residence if they have provided a different address. मैं ये कह रहा हूं कि एज ए रिसिपिएंट मैं रहता हूं झारखंड में, मैंने कहा मेरा एड्रेस गोवा का ही है, तो सप्लायर क्या कर लेगा? सप्लायर वहां बैठ के मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मान लीजिए मुझसे आधार कार्ड देता है, आधार कार्ड का एड्रेस, मैं कहता हूं आधार कार्ड का एड्रेस मत डालो, ये वाला एड्रेस डालो,
तो जो एड्रेस मैं बोलूंगा वही डालेगा. मोर ओवर इट कुड नॉट बी द जॉब ऑफ द सेक्रेटरीट टू ट्रेस द ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एवरी कंज्यूमर यूजर और प्लेयर. आधार कार्ड चेंज ही नहीं हुआ, एड्रेस चेंज नहीं हुआ. ही स्टेटेड दैट डिमांडिंग टैक्स फॉर द पास्ट पीरियड amounted to retrospective taxation and would be detrimental to the industry. He submitted that casinos had collected tax at 18% as was the practice in the pre-GST era and paid the same, and said notices demanded tax that they had not collected. Now this is very important. इसको हमने रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि कैसीनो का चक्कर था, इसलिए इसके लिए किया कि अगर नोटिस में वो टैक्स डिमांड किया जाता जो मैंने कलेक्ट ही नहीं किया. मान लीजिए मैंने कोई सामान बेचा जो एग्जेम्प्टेड था और मैंने बिल भी बनाया, बिल ऑफ सप्लाई, लेकिन मैंने कलेक्ट नहीं किया. अब मेरे पास नोटिस आ जाता है, भैया 18% आपको लेना था, आपने लिया नहीं. तो मैंने उसको कहा इंडस्ट्री प्रैक्टिस ही 0% की है, कोई नहीं ले रहा, तो मैंने भी नहीं लिया. अब नोटिस आ जाएगा कि भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो जो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जो चीज मैंने कलेक्ट ही नहीं की मैं जमा कैसे करूंगा. तो यही लिख रहा है, एंड पेड द सेड नोटिस डिमांडेड टैक्स दैट दे हैड नॉट कलेक्टेड. She stated that it had to be decided whether the industry should be made to pay what they had not collected. तो ये एक डिसीजन इनको लेना है. चलिए ये कंप्लीट हो गया. अब मैं आपको रूल 46F दिखला देता हूँ, वो जरूरी है ताकि आपको याद रहे. आप ये समझिए इस चीज को, फिर हम लोग कंक्लूड कर लेंगे. ये देखिए, नेम एंड एड्रेस of the recipient and address of delivery along with the name of the state and its goes this. अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ये रहा. वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन 50,000 तो आपको एड्रेस लिखना ही चाहिए. लेस देन 50,000 है तो आपकी मर्जी है. फिर उन्होंने ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए लिख दिया, बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई in tax invoice issued by the registered person shall contain the name of the state of the recipient and the same shall be deemed to be the address on the record of the recipient. डीम हो जाएगा. रिसिपिएंट का एड्रेस भले कुछ और है, लेकिन जो रिसिपिएंट का एड्रेस लिखा हुआ है, जो बताया गया, वही डीम मान लिया जाएगा, वही एड्रेस. ये इसीलिए किया गया. और ये 50,000, अब देखिए आगे 53rd में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो 2.5 लाख से कितना किया गया, 1 लाख किया गया. आने वाले समय में 1 लाख से ये 50,000 कर दिया जाएगा, क्योंकि 50,000 का रूल जो है वो ई-वे बिल के लिए भी है, क्योंकि वहां से वो उठाएंगे. मान लीजिए B2C सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है, इनवॉइस वाइज देना पड़ता है, वो उठाना शुरू करेंगे वहीं से कि आपने ई-वे बिल बनाया नहीं बनाया वगैरह वगैरह, सारा इन्वेस्टिगेट. तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जीएसटी के नोटिस हैं वो अभी आए नहीं. अभी तो छोटे मोटे नोटिस आ रहा है, 1 वर्सेस 3B, 2A वर्सेस 3B. सर अब आने लगा है, सेंट्रल जीएसटी वाले ना ई-वे बिल से डाटा निकाल रहे हैं वो. हाँ, उन लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, अब पहले नहीं था वो बोले. ओके. तो हम वी शुड बी, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब नोटिस का भी जवाब हम लोग दे पाएंगे. स्टेट पर भी तो आ ही रहा है सर ई-वे बिल वाला. नहीं, ई-वे बिल का आ रहा है, लेकिन आप देखिए वो सब कॉलम B2C सप्लाई जो उठाया जिसमें 2.5 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर है, 50,000 रुपए से ऊपर, उसका वो ये सब अभी नहीं. प्लेस ये नहीं है वॉइस पे 50,000 का उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों नहीं लिखा, ये सब का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, वो होगा आने वाले समय. 12 में भी आना है, शुरू हो गया सर यहाँ तो. चलिए, सो टुमारो वी हैव अ सेशन ऑफ अन्वेश. यस सर. ओके, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं. सर एक क्वेश्चन था मेरा. हाँ सर, लास्ट ईयर क्लाइंट के ऑडिट के टाइम पता चला 3B में 2 बार टैक्स चला गया, जिसके ओनली 3B में 1 बराबर गया है, तो उसका भी नवंबर में सेटअप कर सकते हैं. नवंबर के रिटर्न में 3B में नवंबर का रिटर्न में नहीं कर सकते, अक्टूबर के रिटर्न में कर सकते थे. इन कर लीजिए, क्या दिक्कत है. टैक्स से एक्स्ट्रा चला गया, वो तो आईटीसी के रिस्पेक्ट में है ना सर, 16/4 वाला. प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ. जब आप नवंबर के रिटर्न में इसको सेट ऑफ करेंगे, मान लीजिए नवंबर का GST 100 रुपया जाएगा, 3B 80 रुपया जाएगा, फिर से आपको नोटिस आ जाएगा. यस, तो उसका क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं. मतलब अक्टूबर का जो लिमिट है वो आईटीसी के रिस्पेक्ट में है, अपन टैक्स पेबल जो एक्स्ट्रा किया है मानते नहीं है ना. ओके, मानते नहीं है. DRC 03 से अगर आप पेमेंट करते हैं तो रिफंड नहीं देंगे वो आपको. तो 3B से एडवाइस रिड्यूस करने बेस्ट है. कितना अमाउंट है सर? 145 CGST 145, मतलब अक्रॉस 290 एक्स्ट्रा पेड किया हुआ है. ये टैक्स पेयर से बात कर लीजिए, अगर वो करने के लिए तैयार है. ओके, लेकिन आपका तो रिफंड का तो अभी टाइम है ना, 23-24 का ही तो केस है. हाँ 23-24 का. नहीं रिफंड सर, हम रिफंड अप्लाई नहीं करके अगर 3B से रिड्यूस कर दें, जब नोटिस आएगा तो उसको क्लेरिफिकेशन दे दें, क्योंकि रिफंड के लिए सर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे कर लीजिए, देखा जाएगा और क्या. नहीं भैया, यूटिलाइज आईटीसी ना, आईटीसी के ना. तो रिफंड मिल नहीं सकता है.
उनका एडजस्ट ही करना पड़ेगा। नहीं आप कर लीजिए, ऑटो नोटिस आएगा उसमें रिप्लाई दे दीजिएगा। बस रिप्लाई करना पड़ेगा। ये है ओके ठीक है सर। क्योंकि ये केस हम लोग महाराष्ट्र में फाइट कर भी रहे हैं। ओके किसी दिन मैं आपको दिखलाऊंगा हमने क्या क्या, हमने यही एडजस्ट किया था 17-18 का 19-20 में एडजस्ट किया था, और हमने सर्कुलर नंबर 26/26 भी शो किया। उसमें लिखा ही हुआ नहीं है कि कितने साल बाद तक कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ठीक सर। तो देखते हैं क्या होगा। चलिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे आईजीएसटी पहले नहीं होता था, तो जब तक आईजीएसटी का सेल नहीं होगा तब तक एडजस्ट नहीं कर सकते थे, जब होगा तभी करेंगे, वो अगले साल हो या उसके अगले साल हो। चलिए, तो फैक्ट चेंज हुआ है। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।